स्वागत है एक बार फिर आप सभी का फ्यूचरीज ऑफ इंडिया में। हम लोग इस बार पहुंचे हैं भुवनेश्वर और चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह इस शहर में हो रहे हैं बदलाव और कैसे ये फ्यूचर सिटी बन सकता है। हमने पिछले आधे घंटे में चर्चा की कि इंडस्ट्रीज किस तरह की यहाँ पर आ रही हैं, किस तरह के मौके उनके लिए दिख रहे हैं और क्या चैलेंजेस हैं, किस पर फोकस करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में यहाँ पर इंडस्ट्री सिचुएशन बेहतर हो जाए। लेकिन कोई भी शहर जब एक नेक्स्ट लीप लेता है, फ्यूचर सिटी की तरफ बढ़ता है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी इन्वेस्टमेंट हैबिट्स उसमें बहुत बड़ा योगदान निभाती हैं। इस आधे घंटे में हम फोकस करने वाले हैं किस तरह से इन्वेस्टमेंट कल्चर बदला है भुवनेश्वर शहर में और क्या कुछ कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ के लोग। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरी दाईं तरफ एसबीआई सिक्योरिटीज के शरद अवस्थी हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हैं और मेरे साथ है राजेश अग्रवाल, जिनको आप सब वाकिफ हैं इनके उम्दा स्टॉक पिक्स के लिए CNBC आवाज पर। राजेश, मैं आप ही से सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरह की मोमेंटम भारतीय बाजारों में वापस लौट कर आई है, इंटरनेशनल वरीज को बिल्कुल इसने भुला दिया है, गवर्नमेंट ने जो बड़े कदम उठाए हैं, अब ये जो 5700 के पार गाड़ी निकली है, आपको क्या लग रहा है तेजी से और बढ़ती दिखाई देगी? नए हाइस की तरफ तैयारी होनी चाहिए कि भुवनेश्वर की भी ऑडियंस एकदम एक्साइट होकर भारतीय बाजारों में पैसा लगाना शुरू करे? नहीं, ऐसा है अर्षदा कि अभी जो तेजी आई है, मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है और आने वाले दिनों में इससे भी नई हाइज हम लोग देखने की पूरी उम्मीद कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले 6 महीने के अंदर आपको नए हाइज देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली नई हाइज की ओर तो हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ अपनी जगह तय है कि सरकार ने अपने कदम उठाने चालू कर दिए हैं। दूसरी चिदम्बरम साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर बन के आए आफ्टर प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो एक नई उम्मीद बंधी है कि कुछ चेंजेस आएंगे, जो कि हमने देखा भी कि आते हुए। तीसरे अगर आप देखें तो FIIs के लगातार इनफ्लो बने हुए हैं और ये जो एक भ्रम है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका में स्लो डाउन चल रहा है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो नास्डा के डाउ मल्टी ईयर हाइज पे है, जबकि हम लोग तो अभी मल्टी मंथ्स हाई पे हैं। तो अभी एक बहुत बड़ा गैप है जो हमें फिल करना बाकी है। तो जब तक ये FII इन्फ्लोज बने रहेंगे या सरकार के ये उम्दा कदम उठाए जाते रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई घबराहट वाली बात है। हाँ, ये जरूर जोड़ना चाहूँगा कि अब जबकि 1000-1200 पॉइंट के आसपास की रैली आप निफ्टी में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसमें अगर यहाँ से 100-150 पॉइंट का करेक्शन आता भी है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आदमी को पैनिक नहीं करना चाहिए। रेदर उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप ले सकते हैं अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने के लिए। तो ये व्यू रहेगा। बिल्कुल। शरद, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा, हमारे मार्केट जो है वो अलग अलग इवेंट्स को वॉच कर रहे थे पिछले कुछ समय से। पहले वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब थे, वो गए, चिदम्बरम साहब आए, वो एक इवेंट हो गया। फिर सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार ने बहुत कुछ कर दिया, बहुत सारे कदम एक साथ उठा लिए। US में कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ QE3 आ गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो भरोसा अब राजेश दिला रहे हैं कि यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, आपके हिसाब से अब क्या होगा वो नेक्स्ट इवेंट जिस पर फोकस रखना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से डोमेस्टिक लेवल पे जिस इवेंट पे फोकस रखा जा सकता है वो फोकस प्राइमरीली रिफॉर्म से रिलेटेड होना चाहिए। इंश्योरेंस में FDI एक बेसिक रिफॉर्म है जिस पे सरकार ऑलरेडी रोल आउट कर रही है और हमारा मानना है कि अगले 6 से 9 महीने या साल भर में आप लगातार इस तरीके के रिफॉर्म्स देखेंगे, क्योंकि सरकार के पास भी अब ये आखिरी मौका होगा। क्योंकि अलायंस की तरफ से बहुत ज़्यादा भरोसा इन्हें नहीं होना चाहिए, तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थोड़ी सी रहेगी। तो ये परफॉर्मेंस किए बिना इनके पास और कोई उपाय बचता भी नहीं है सर्वाइव करने का। तो मुझे लगता है ये एक प्राइमरी चीज़ होगी कि लगातार रिफॉर्म्स आते रहेंगे। और इंटरनेशनल लेवल पे प्राइमरी फोकस रहेगा स्पेन पे, जहां ऑलरेडी कल भी जो डेटा आया है वो काफ़ी पॉजिटिव है कि उनको जितनी बेल आउट की रिक्वायरमेंट हम पहले सोच रहे थे 70-80 बिलियन यूरो के आसपास, उसकी जगह करीब 45 बिलियन यूरो के आसपास की रिक्वायरमेंट आई है। तो मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें मिला के कोई खास नेगेटिविटी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आने की संभावना नहीं है। US के बाजारों की, जैसे कि राजेश जी बोल रहे थे कि काफ़ी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट है, तो वहाँ अगर मीडियन एस्टिमेट पकड़े जाएं कि EPS S&P की करीब 90 या $95 रहेगी और वो अगर 20 पे भी ट्रेड करते हैं जो वहाँ के मीडियन एस्टिमेट्स हैं, तो वहाँ S&P के आपके टारगेट 1800 के आसपास आते हैं। निफ्टी में अगर डोमेस्टिक लेवल पे देखें तो हमारा 300 के आसपास का EPS है अभी। अगर मीडियन एस्टिमेट्स पे निफ्टी भी ट्रेड करता है तो मुझे लगता है 300 के आसपास पे अगर आप 20 टाइम या 22 टाइम जो यूजुअली हम मिडल ऑफ रैलीज या मिडल ऑफ साइकिल्स में पीक करते हैं, तो आराम से 6,600 कोई खास मुश्किल लक्ष्य नहीं लगता। थोड़ी बहुत कमजोरी इन बिटवीन आती है, उसको जैसा कि राजेश जी ने कहा वो बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वापस से उसमें पैसा डालने की। तो मुझे नहीं लगता कोई घबराने की जरूरत है, अगले साल 1.5 साल काफी पॉजिटिव रहने चाहिए। ओके, तो ये बाजार मोमेंटम में आ चुका है और यहाँ पर हर डिप पर एक खरीदारी का मौका है। सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू करते हैं। किशोर अग्रवाल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। किशोर जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं, इक्विटीज में निवेश करते हैं या शुरुआत होगी अब? जी नमस्कार, मैं किशोर अग्रवाल। बात यह है कि लास्ट 30 साल से मैं एक ट्रेड में हूँ, 82 से लेकर 2012 हो गई।
जब हर्षित में रहता टाइम पे मार्केट का जो हाल था, उसके बाद आपको मालूम है कई सारे लिस्टेड कंपनी इंडिया में आ चुके हैं। इंडिया के जो प्रमोटर्स हैं ये लोग मार्केट से जितने पैसा उठाते हैं, क्या इतना पैसा मार्केट में लगाते हैं, ये एक सवाल है। ओके। दूसरी बात है, पहले आपको मालूम होगा कि जितने पब्लिक इश्यूज आ रहे थे मार्केट में, उसमें एक गाइडलाइंस रहती थी मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से। पहले तो मिनिस्टर फाइनेंस थी, अभी मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट से अलग हो गई है। इसमें आप एक पैसे का प्रीमियम ले नहीं सकते अनटिल अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय जनरल शेयर होल्डर्स मीटिंग। लेकिन आजकल देखा गया ये होड़ हो गया है, कोई भी प्रमोटर किसी भी हालत के आपको बैलेंस शीट जो है इधर उधर करके दिखा के जी पैसे काफी प्रीमियम पे हड़प चुके हैं। बाद में ये पैसा और निवेशकों को काफी नुकसान भी हुआ था। लेकिन यहाँ पर कुछ लॉज नियम बदले हैं सेबी ने। राजेश, अब जो सेबी ने नए नियम लाए हैं स्पेशली आईपीओज लाने के लिए, और कठोर जरूर हो गए हैं ताकि ऐसे कई निवेशक जो फंसे हैं पिछले आईपीओ की सीजन में वो ना हो। आपको क्या लग रहा है वो और गवर्नेंस बेहतर होगा उस लिहाज से? जी बिल्कुल, सेबी के जो अभी कदम उठाए गए हैं वो अपनी आप में एक प्रशंसनीय कदम है। इसके नकारा नहीं जा सकता कि कुछ निवेशकों ने पिछले दिनों अच्छे खासे लॉस उठाए, कुछ बड़े नाम के आईपीओ के साथ भी लॉस उठाए गए हैं। लेकिन चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं निवेशकों को भी थोड़ा सा अपना एग्रेसिवनेस बढ़ाना होगा, थोड़ी सी जानकारी लेवल्स बढ़ानी होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो कोई भी आईपीओ आता है, किसी भी प्रीमियम पे आता है, एक होड़ सी लग जाती है एप्लीकेशन लगाने के लिए। अभी तो आप देखो कि नई इशू की जो लिस्टिंग होती है उसमें सर्किट फिल्टर्स वगैरह लगा दिए गए हैं, इसलिए वो चलन और रहा नहीं। लेकिन इसके पहले थोड़े से पहले जाएं तो लिस्टिंग के दिन में हमने कई बार देखा है कि 100% तक के जंप देखे गए इशू प्राइस से। इवन वॉल्यूम्स पे भी अगर आप ध्यान दें तो टोटल इक्विटी कैपिटल जितनी कंपनी की है उससे 10 गुना 15 गुना तक के वॉल्यूम देखे गए। तो डेफिनेटली वहाँ स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट ज़्यादा था रेदर देन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। और जैसे ही कि वो स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट हटता है उस काउंटर से, हमने कई स्टॉक्स को देखा है 500 रुपये की लिस्टिंग प्राइस और बाद में 50 रुपये में भी कोई लेने वाला नहीं है। तो इस तरीके के निवेश में अगर निवेशक फंस रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है। थोड़ा सा स्टडी करके निवेश करना बेहतर होता है। और जहाँ तक अभी सेबी के नियमों का कहा जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे नियम है, जो कि लिस्टिंग में जो फ्लक्चुएशंस थे उसको रोका गया है। आगे आने वाले दिनों में भी और भी कदम उठाए जाएंगे, तो डेफिनेटली थोड़ा बेहतर तो होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो रेगुलेटर अपना काम कर रहा है, काम इन्वेस्टर को भी अपना करना है। जैसे राजेश जी कह रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, फिर चाहे आईपीओ में करें या प्राइमरी सेकेंडरी किसी भी मार्केट में आप कर रहे हैं, तो आपको अपनी रिसर्च थोड़ी बहुत तो करनी ही होगी और ये ध्यान में रखना होगा कि कहाँ पैसा लगा रहे हैं, रिस्क क्या है उसके साथ, इसका एक एनालिसिस तो करना ही होगा। चलिए एक और दर्शक को जोड़ते हैं, निशांत सुमन जी हमारे साथ हैं। निशांत जी पूछिए अपना सवाल। निशांत जी इधर सामने हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम निशांत सुमन है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आप अपने इस कार्यक्रम में भुवनेश्वर को शामिल किए। सर करीबन 2 साल पहले मैंने इन्वेस्टमेंट किया था आईटीसी में, 400 शेयर लिए थे हमने 178 के लेवल पे। आज के डेट में वो 272 है एंड बीच में एक बार स्प्लिट भी हुआ था। तो मेरा सवाल एक है कि मैं इसमें बने रहूं या फिर प्रॉफिट बुक करूं। दूसरा सवाल ये है कि इसमें मैं अपना इन्वेस्टमेंट और एनहांस करना इस वक्त ठीक होगा ना, और कुछ वक्त रुक जाऊं मैं? मेरा सवाल एक है आपसे और वो ये कि आपका नजरिया क्या है। 4 साल आपने रखा है इस स्टॉक को, तो मैं ये मान के चलूं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप 5 साल 7 साल अगर स्टॉक रखेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, या अब आपको लग रहा है कि चूंकि मुनाफा बन रहा है निकाल के बाहर हो दिया जाए? अभी आपकी मनस्थिति क्या है? मैं इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बहुत विश्वास करता हूँ और ये आईटीसी बहुत बड़ा रोल उसमें प्ले कर रहा है। मेरी तो बहुत इच्छा है मैं इसमें कंटिन्यू करूं। चलिए शरद, ग्रोथ स्टोरी में विश्वास है, अच्छा स्टॉक है, मुनाफे में है, क्या करना चाहिए? जी अगर आपके 5 साल का व्यू है तो मुझे लगता है आप आईटीसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, होल्ड करें, लेकिन एक्सपेक्टेशन मॉडरेट रखें 15 से 16% एनुअलाइज रिटर्न की। उससे ज़्यादा रिटर्न आता हुआ हमें नहीं दिखता, क्योंकि इस वक्त जो वैल्यूएशन है वो लगभग ऑलरेडी 35-40 करंट मल्टीपल पे और 30 टाइम फॉरवर्ड मल्टीपल पे चल रहा है। हिस्टोरिकली 30 टाइम फॉरवर्ड मल्टीपल लेके एबनॉर्मल रिटर्न्स तो नहीं आ सकते। तो आप अगर 15-16% की एवरेज रिटर्न से खुश हैं अगले 5 साल में, तो आप आईटीसी में बने रह सकते हैं। क्या नया निवेश करना चाहिए इनको? इन लेवल्स पे नया निवेश तो नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ से अगर कम से कम 15 से 20% की ड्रॉप मिले तब आपको नया निवेश करना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं, श्रीमंता कालस हमारे साथ मौजूद हैं, पूछिए सर। नमस्कार, मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट है ओएनजीसी में। हाँ, तो उसमें अभी क्या
पोजीशन है, मतलब कि शैल आई कम आउट और आप मुनाफे में है, नुकसान हुआ है, किस लेवल नहीं, पर मैं अभी लॉस में हूँ। लॉस में हूँ। और आपने कब लिया था ये शेयर? 6 महीना पहले। ओके, 6 महीना, उससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे आप? 1 साल दे सकता हूँ अगर पोजीशन है तो। ओके, राजेश आपकी क्या सलाह होगी? ONGC कंसिडरिंग 6 महीने में इनको नुकसान हुआ है? देखिए 6 महीने में जो इनको नुकसान हुआ है, इनकी खरीद प्राइस से हो सकता है कि अभी मौजूदा भाव कम आ गए हों, लेकिन एक बात तो अपनी जगह तय है कि ONGC बहुत अच्छी कंपनी है, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी जो इनके तेल के भंडार हैं या इनके जो रिजर्व्स हैं वो अपने आप में बहुत बेहतर हैं। कुछ सब्सिडी को लेकर के चिंताएं बनी हुई रहती हैं जो इस सेक्टर पर अपना प्रभाव डालती हैं, लेकिन अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो 9 से भी कम के PE पे ये ट्रेड करता है। और मुझे ये लगता है कि किसी भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए एक मस्ट स्टॉक है। और आने वाले दिनों में एक और है बात है कि मुझे लगता है ऑयल एंड सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा, ऑयल एंड गैस सेक्टर, तो डेफिनेटली ONGC होल्ड करना चाहिए। आप अपना थोड़ा सा हॉराइजन बढ़ा लें, 6 महीने से बढ़ा के 9 महीना या साल भर का हॉराइजन रख लें, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको नुकसान होगा। मौजूदा लेवल पे आपको ऐसा लग रहा है कि नुकसान है, बट अल्टीमेटली ये आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड ही रहेगी। ओके, अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल ट्रेड है, जैसा राजेश कह रहे हैं, थोड़ा सा नजरिया बनाए रखें। आप 1 साल तक रुकने को तैयार हैं और अगर उतना आप रखते हैं समय इस स्टॉक को, और तो जो नुकसान आपका है वो उम्मीद की जा सकती है कि मुनाफे में बदल जाए। कई सारे सवाल यहाँ पर भुवनेश्वर के दर्शक हमसे पूछ रहे हैं और कई सारे सवाल उनके मन में हैं। आने वाले दिनों में कहाँ जाएगा बाजार, कौन से शेयर किस तरह परफॉर्म करेंगे, इन सब सवालों का और जवाबों का सिलसिला जारी रखेंगे हम, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप हैं हमारे साथ भुवनेश्वर में फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया का ये एक हिस्सा बन रहा है और हम बात कर रहे हैं निवेश के बारे में। जैसे हमने आपको पहले भी बताया, जिस तरह की तेजी बाजार में आई है, हर कोई इस तेजी का एक हिस्सा बनना चाहता है और कई सारे सवालों के साथ वो यहाँ पर इस मंच पर पहुंचे हैं और हमारे जानकार आपकी मदद कर रहे हैं कि यहाँ से आगे आपकी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अमलन दास हमारे साथ हैं यहाँ पर मौजूद। अमलन, बताइए कहाँ पर निवेश है, क्या जानना चाहते हैं? हेलो सर, मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ PSU बैंक्स। अभी उन बैंक का NPA बढ़ रहा है, तो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना? शरद, आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि PSU बैंक्स में पिछले नतीजों को देखकर NPAs की एक बहुत बड़ी चिंता थी, दबाव में थे, सब लोग कह रहे थे कि स्टे अवे। अब क्या मौका है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे आपके पास एक बहुत डिसेंट मौका है PSU बैंक्स में इन्वेस्ट करने का। अक्रॉस द बोर्ड वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है और जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि लगातार चूंकि इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट होगी, इसका सीधा असर आपको PSU बैंक्स के NPAs पे और NPAs जो ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए उनकी रिकवरीज पे दिखाई देगा, जिसके फलस्वरूप आपको आने वाले समय में NPAs काफ़ी लो मिलेंगे इन बैंक्स में और उसका सीधा असर इनकी वैल्यूएशन में इंप्रूवमेंट पे पड़ेगा। क्योंकि एवरेज में जहाँ प्राइवेट बैंक्स में प्राइस टू बुक 2 या उसके ऊपर चलती है, PSU बैंक्स में आपको प्राइस टू बुक 0.5, 0.7, 0.8 इस टाइप की मिल रही है। तो हमें लगता है ज़्यादातर PSU बैंक्स में बहुत डिसेंट अपॉर्चुनिटी है यहाँ से आपको लॉन्ग टर्म प्लेस करने का, क्योंकि सरकारी जो NPAs है उन पे भी पॉजिटिव इफेक्ट होगा और गैर सरकारी NPAs में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चरल लोन्स में या लार्जर इंडस्ट्रीज में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में खास करके हमें नहीं लगता NPAs में यहाँ से और कोई इंप्रूवमेंट होगा। रैदर NPA लेवल्स नीचे आने चाहिए आने वाले समय में। तो इन लेवल्स पे बिल्कुल PSU बैंक्स में अग्रेसिवली निवेश करना चाहिए। PNB हमारे हिसाब से काफ़ी बढ़िया बैठे इन लेवल्स पे। ओके, PNB सबसे अच्छा बैठे और उस पर आप कर सकते हैं आने वाले दिनों के लिए निवेश। जावेद अहमद जी हमारे साथ हैं। जावेद जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ CNBC आवास का, जिससे मुझे मौका मिला है सवाल का। मैंने पिछले में सुजलान और रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर लिए थे, पहली बार एंट्री ली थी, तो अभी पूरे माइनस में चल रहे हैं, इसको रखूँ या निकाल दूँ? सुजलॉन और रिलायंस कम्युनिकेशन, आपका नजरिया बताइए पहले। यहाँ पर अहमद जी, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कैसे लगाते हैं पैसा? लॉन्ग टर्म कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं। राजेश, सुजलॉन और रिलायंस कम्युनिकेशन, ये 2 स्टॉक्स। देखिए, दोनों ही स्टॉक्स को अगर आप देखें तो दोनों में डेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक एक करके अगर हम लेते हैं तो सुजलॉन में जो डेट बना हुआ है या इनके जो क्वालिटी कंसर्न्स बने हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में इनका कोई निपटारा होने वाला है। रेदर ये बहुत दिनों तक इन पर ओवरहैंग बना रहेगा और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ये स्टॉक यहाँ से और भी फिसलता हुआ नजर आए।
हो सकता है कि और कम से कम 20-25% की गिरावट इसमें देखने को मिले और सुधार के तो कोई मौके मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो बेहतर हालत माने बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप इससे निकल जाएं, राइट। तो इसे निकल के आप किसी दूसरे स्टॉक में निवेश करें जहां अपने लॉस को कवर करने की कोशिश करें। जहां तक आरकॉम की बात है, अगर आप आरकॉम में देखें तो उसमें भी डेट की प्रॉब्लम है, लेकिन अब चूंकि वो जिस लेवल्स पे आ गया है वहाँ से मुझे और ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नज़र नहीं आती। रेदर आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इस सेक्टर में बहुत बदलाव आएंगे, बहुत मर्जर एक्विजिशंस वगैरह होंगे, जिस टाइप के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट आ रही हैं, या 4G के जो ऑप्शंस होंगे, 3G के जो ऑप्शंस होंगे, इस सब के मद्देनज़र मुझे लगता है बहुत बदलाव आएंगे। छोटी कंपनियां बाहर निकल जाएंगी। हमने देखा है बहुत से कंपनियों ने अपने कॉल दरों में बढ़ोतरी की है, तो डेफिनेटली यहाँ थोड़ा सुधार होता हुआ नजर आएगा। तो आरकॉम में बने रहने की सलाह रहेगी, सुजलॉन से निकल जाना चाहिए। कोई ऑल्टरनेट बताएंगे सुजलॉन की जगह? कहा आपने कहा किसी और शहर में चले जाना चाहिए। देखिए, जैसे कि शरद ने कहा कि PSU बैंक्स में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो क्योंकि अगर आप देखें तो वहाँ एक तो सेफ्टी रहती है, एक बहुत सारे बैंक जो बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं, वो आपको बेहतर रहेगा छोटे निवेशकों के लिए। जैसे कि आप आंध्रा बैंक ले लीजिए, कम से कम 5-5.5% की यील्ड बैठती है उस स्टॉक में। PNB जैसे शरद ने बताया, अगर पावर सेक्टर के जो रिफॉर्म्स हुए हैं और पावर सेक्टर में PNB का एक बड़ा एक्सपोजर था, वहाँ से NPS कम होते हुए नजर आएंगे, इसलिए वहाँ एक बढ़ोतरी अच्छी नजर आती है। तो ऐसे PSU बैंक्स बहुत सारे हैं जो अच्छे नजर आ रहे हैं। और एक PNB प्रोमिनेंट पिक रह सकता है इस स्पेस में। AK दास साहब का सवाल ले लेते हैं आप। जी सर। Madam, I want to know to invest in Petronet, LNG and Joycorp for time horizon of 1 year. Have you invested? No, I have not invested in these two companies, but I want to invest for a period of 1 year. What is the prospects? Petronet LNG, शरद आपकी क्या सलाह होगी? जी, पेट्रोनेट LNG एक बेहद ही बढ़िया निवेश है, क्योंकि गैस की डेफिसिट कंट्री में अगले 2-3 सालों तक तो लगातार रहनी चाहिए। और LNG टर्मिनल्स में जैसे जैसे US की शेल गैस आनी चालू होती है, हमें लगता है कि वॉल्यूम की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये अपने 2-3 यूनिट्स में एक्सपेंशन भी कर रहे हैं जो अगले 2 साल में कंप्लीट होगी। हमारा लक्ष्य इस स्टॉक में करीब 210 रुपए का है, तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगले साल 2 साल में तो मुझे नहीं लगता किसी तरीके की निगेटिविटी इसमें आनी चाहिए और बहुत रोबस्ट परफॉर्मेंस रहनी चाहिए पेट्रोनेट LNG की। ओके, जयकॉर्प पर आपकी कोई सलाह राजेश? देखिए, ऐसा है हर्षदा, जयकॉर्प को अगर आप देखें तो स्टील सेक्टर को बिलोंग करता है और निवेश से ज़्यादा ये एक ट्रेडिंग स्टॉक माना जाता है, क्योंकि अगर आप देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है। तो जो छोटा निवेशक ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है उसके लिए ये स्टॉक नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो ये कुछ समय पहले 100-110 के आसपास ट्रेड कर रहा था और नीचे में लुढ़क कर ये 50 रुपये तक आ गया था। अब इस तेज़ी में जो पिछले महीने भर से चल रही है उसमें 60-65 रुपये के भाव ये दिखा रहा है। मुझे लगता है यहाँ से कम 15 से 20% की अपसाइड अभी भी बचती है इसमें। तो इसमें ट्रेड करने का नज़रिया रहेगा। आप अगर अब एंट्री कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ एंटर करें और 15-20% जब रिटर्न आता है, कहने का मतलब 80 रुपये के आसपास आता है, वो मुनाफा वसूल कर लें। ये ऐसा स्टॉक नहीं है जो आप साल भर के लिए लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से इसमें निवेश करें। राइट, तो शॉर्ट टर्म में इसमें पैसा बनने की उम्मीद है और पैसा बने तो निकलना ही बेहतर रहेगा। तो ये दोनों स्टॉक्स जो आपने चूज किए हैं इसमें आप लगा सकते हैं पैसा। प्रदीपा कुमार पानी जी हमारे साथ हैं। प्रदीपा जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मैं काफ़ी दिनों से GMR इंफ्रा को अपने पास रखा हूँ, जो अभी करीब मेरा 700 शेयर है। मैं वहाँ से जब स्प्लिट होने के बाद भी मैं उसको रखा हूँ, तो उसके ऊपर मेरे को जानकारी चाहिए। आप लॉस में हैं या प्रॉफिट में? जी, लॉस में 5000 का लॉस में रहा है। 80 रुपया में मैंने उसको लिया था, अभी वो 17 से जाकर फिर अभी 25 में है। राइट। और मेरा दूसरा शेयर है जो GVK पावर के ऊपर, अभी जो कोल का प्रॉब्लम है उसी के सिलसिले में मेरा अभी 14 रुपया 50 पैसा का भाव है। बिल्कुल। और तो GVK पावर और GMR इंफ्रा, राजेश संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा ये दोनों स्टॉक्स पर क्या करना चाहिए? देखिए, इन वैल्यूएशंस में खोने को कुछ नहीं है, बट बहुत ज़्यादा बढ़त की उम्मीद अब इसमें नहीं की जा सकती है, क्योंकि कई बदलाव आने बाकी हैं, चाहे वो पावर सेक्टर में हो या एयरपोर्ट में हो जिसमें ये काम करते हैं। तो ऐसी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आती है तभी इसमें हो सकेगा। अवधि बहुत लंबी रखनी पड़ेगी, कम से कम अब 2 साल 2.5 साल तक इसमें बने रहते हैं तो ही कुछ उम्मीद कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो अगर आपका होराइजन थोड़ा सा लंबा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, अदरवाइज निकल जाना चाहिए। ओके, तो लंबा होराइजन रखेंगे तो आप बने रह सकते हैं इस शेयर में, कुछ मुनाफा बन सकता है। लेकिन जैसा राजेश कह रहे हैं बहुत ज़्यादा खोने को कुछ नहीं है, स्टॉक ऑलरेडी बहुत पिट चुके हैं, तो फिलहाल कुछ समय इंतजार करना ही बेहतर होगा। हालांकि बहुत सारे सवाल यहाँ पर दर्शकों के मन में हैं और भुवनेश्वर के लोग काफ़ी उत्साही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस है उनका, लेकिन समय की कमी के चलते हमें अपने दोनों ही मेहमानों से इजाज़त लेनी होगी। शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन CNBC आवाज़ पर हम भुवनेश्वर पर फोकस लगातार बनाए हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं किस तरह ये शहर
फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया बन सकता है। आने वाले अगले 1 घंटे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह के बदलाव शहर में हुए हैं, सरकार क्या कदम उठा रही है और प्राइवेट प्लेयर्स किस तरह से उसमें शामिल हो सकते हैं। ये सब चर्चा का हिस्सा होगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।